बैक फ्रॉम दी ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले कुछ अहम खबरें हमने आपके साथ शेयर की और अब कुछ ऐसे मामला हैं जिन पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत है। जिस तरह पेट्रोल के हवाले से बात कर रहे हैं कि यस। पेट्रोलियम में रिलीफ देने का कहा जा रहा है। अब ये रिलीफ क्या है, इस हवाले से हम अपने गेस्ट से कुछ बात करेंगे। आज हमारे साथ हमें वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन किया है राशिद सिद्दीकी ने। एनालिस्ट हैं और इकॉनमी के हवाले से भी बहुत अच्छा तज्ज़िया रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं, आप कैसी हैं? ठीक जी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो बताइएगा, हुकूमत जो ये दावा कर रही है कि रिलीफ देने वाले हैं और डीज़ल पर पैसे कम भी किए गए हैं, ऑन दी अदर हैंड पेट्रोल पर बढ़ा दिए गए हैं। आर्मी मार्केट में जिस तरह हम देख रहे हैं कि वहाँ पर इस तरह का कोई भी सर्ज और डिक्लाइन नहीं नज़र आ रहा। स्टिल हमारे मुल्क में पेट्रोल को जो है ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। और अब देखें, रिलीफ की भी बात की जा रही है। क्या क्या समझते हैं, क्या बेहतरी आने वाली है? कोई रिलीफ की हम तवक्को रख सकते हैं? देखिए, रिलीफ तो वैसे तो बहुत अच्छी बातें हो रही है रिलीफ होने की, लेकिन वो किस किस्म की रिलीफ देंगे, क्या रिलीफ देंगे, ये अभी तक तो कंफर्म नहीं है। और कल जैसे मैं देख रहा था कि जब उन्होंने डीजल की प्राइस कम करी तो उन्होंने कहा भाई इससे मईशत को बड़ा फायदा होगा। जी। मईशत को फायदा होता है हमेशा सर्टेनिटी से, और सर्टेनिटी होती है कि अगर डीजल आज 300 रुपए का है ना, डीजल 300 के बजाय 400 रुपए का हो जाए, लेकिन एक हो जाए जी ठीक है, अब एक साल तक डीजल का रेट 400 रहेगा और एक साल तक डीजल के रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसमें एक सर्टेनिटी आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब डीजल की या पेट्रोल की प्राइसेस जब डेली बेसिस पे होती हैं, तो जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो उसका डेफिनेटली एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। और वो ये सोचते हैं कि यार अगर मैं आज गाड़ी बुक कर रहा हूँ 4 लाख रुपए की, तो अगर कल डीजल बढ़ गया तो ये मुझे 5 लाख का रेट मिलेगा। जी। तो वो एक रात अपनी गाड़ी को खड़ी करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं निस्बतन इसके के हमारी मईशत का पहिया चलाएं। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो रिलीफ होता है, ये अगर आप परमानेंट बेस पे उसको दे देंगे तो डेफिनेटली से रिलीफ जरूर मिलेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की जो है वो हर चीज में ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है तो हर चीज की कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है। ठीक है, अच्छा। तो अगर जी जी। जी जी बताएं मुझे, आप कुछ करना। नहीं नहीं, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर हम दूसरे टॉपिक की तरफ आएंगे जरा। अच्छा, जी। तो जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट होती है, उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर चीज से ताल्लुक होता है। अब इसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से एक्सपोर्ट भी मुतासर हो रही है, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो भी बहुत ऊपर जाता जा रहा है। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि पेट्रोल के ऊपर इस पर रिलीफ देने की इश्यत जरूरत है, और जो इन्होंने इसके ऊपर लेवी लगाई हुई है इसके ऊपर कंप्रोमाइज करने की जरूरत है। और अगर पेट्रोल की मोनोपोली को खत्म करके और 4-5 और बड़े बड़े बिजनेसमैनों को भी इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी जाए, और पेट्रोल की स्टोरेज जो है काफी और ज्यादा मुख्तलिफ तबकात को लेके उनकी भी स्टोरेज अगर बढ़ा दी जाए, तो मेरी गारंटी है कि आज की तारीख में जो इंटरनेशनल मार्केट है, ऑयल की प्राइसेस जो इंटरनेशनल, उस प्राइसेस के बावजूद भी इसमें एक डिजास्टर डिप आ सकता है। क्योंकि अभी पेट्रोल के अंदर एक मोनोपोली है, एक या दो लोग हैं जो खुद ही इंपोर्ट करते हैं, खुद ही स्टोरेज करते हैं, सारे वो कर रहे होते हैं। तो उसी वजह से पेट्रोल हमेशा महंगा भी रहता है और मोनोपोलाइज भी रहता है। ठीक है राशिद साहब, सवाल ये है कि ये प्राइस स्टेबिलिटी जिसका भी आपने तस्करा किया है, ये ना लाना है किसके फेवर में? आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ना तो इससे आवाम को कोई फ़ायदा है जो इसके एंड यूज़र हैं, ना ही मैन्युफैक्चरर्स को जो ट्रांसपोर्ट को इधर से उधर कर रहे हैं, गुड्स को इधर से उधर कर रहे हैं, उनको कोई फ़ायदा हो रहा है एज सच। आपकी ये पॉलिसी लाइन है क्या? समझने की ज़रूरत ये है कि अभी तक ये जो कुछ भी हुआ है, ये तो सिर्फ आप ऐसा लगता है कि डे टू डे अफेयर्स को जो है वो चला रहे हैं बस, कि किसी तरह आज का दिन गुजर जाए, कल की कल देखेंगे। इस सारे सिनेरियो में आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी कैसे? क्योंकि मैं तो आपसे अभी ये बात ही नहीं कर पाऊंगा कि आपकी एक्सपोर्ट्स में प्रायोरिटी है क्या। आपने गोइंग फॉरवर्ड जो आगे रेस्ट ऑफ दी आपका जो टेन्योर बाकी है, 2-2.5 साल का या 3 साल, जितना भी आप कह लीजिए, उसमें आप अपने एक्चुअल फिगर्स को लेकर कहाँ जाने वाले हैं, ये कोई भी चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है। टिल डेट आप सिर्फ फायर फाइटिंग ही कर रहे हैं, और ये सिलसिला मजीद कब तक चलेगा, ये ज़रा फरमाइएगा। देखिए, ये सारी चीजें जो है ना, ये एक क्रॉस फैलाती है मार्केट के अंदर, एक एक क्रॉस फैलाती है चलते हुए बिजनेस के अंदर, ये सारी क्रॉस फैलाती हैं एक चलती हुई मईशत के अंदर। ये जो डेली पेट्रोल की प्राइसेस का जो सिलसिला है, ये बिल्कुल टोटल बेसलेस है। और अगर गवर्नमेंट वाकई में सिंसियर है बिजनेसमैनों के साथ, अगर गवर्नमेंट वाकई में सिंसियर है अपने मुल्क के साथ, और अगर गवर्नमेंट सिंसियर है अपनी मईशत चलाने के लिए, तो इस टाइप के फैसले जो हैं वो बिल्कुल 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 मैं कहूँगा कि थर्ड क्लास तरीन फैसले हैं। उसकी वजह क्या है कि आप पेट्रोल को खुद तो पैदा कर नहीं रहे,
आप खुद तो पेट्रोल बना नहीं रहे, जी आप पेट्रोल को इंपोर्ट करते हैं। जी तो जब आप पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली आप डेली बेसिस के ऊपर तो इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना पेट्रोल। जी तो जी जब आप इसकी प्राइसेस जब बढ़ाएंगे, जब आपने पेट्रोल आज खरीदा है और पेट्रोल आने वाला है आपके पास 20 दिन के बाद आएगा, तो जब महंगा पेट्रोल जिस दिन आपके पास लैंड करेगा, आप उस दिन के पेट्रोल की प्राइस को देख के और उस वक्त अगर फैसला करेंगे हाँ भी ठीक है ये हमारी महंगी खरीद है दे रहे हैं, अगर ये सस्ती खरीद तो वो तो बात समझ में आएगी। लेकिन ठीक है। डेली बेसिस के ऊपर आप पेट्रोल खरीदते नहीं है, डेली बेसिस पे आपके पास पेट्रोल की लैंडिंग होती नहीं है, तो इसलिए डेली बेसिस पे निकालने का मतलब है कि आपने पूरी मार्केट को जो है ना वो अनसर्टेन कर दिया और लोग जो है उसके एडवांटेजेस लेके जी हमारे कारोबार को डिसएडवांटेज होता है, एक्सपोर्ट की डिसएडवांटेज होता है, मईशत को डिसएडवांटेज हो जाता है। ठीक है राशिद और साहब, मैं एक आपको और प्रैक्टिकली जी एक बात बता रहा हूँ, जी जी मैं आपको प्रैक्टिकली एक बात बता रहा हूँ जी, कि जी। मुझे बताइए। परसों एक गाड़ी चाहिए थी, मैं परसों मुझे गाड़ी चाहिए थी लाहौर के लिए, हम्म, तो वो बंदे ने मुझे ऑफर करा एक एक्स अमाउंट करा जी और कह रहे हैं सर आधे घंटे का टाइम है या तो बुक कर लें वरना तो आज आपको जो है ना डीजल बढ़ने वाला है, तो कल जो आपको गाड़ी मिलेगी ना वो जी, इस जी। प्राइस में मिलेगी। तो एक तरह से वो ब्लैकमेलिंग हो जाती है फिर। बिल्कुल जी। ठीक है। अच्छा राशिद साहब, एक और बड़ा ये अहम टॉपिक है जिसके हवाले से बात करनी चाहिए, वो है न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बारे में जो बात की जा रही है। जिस तरह मोहसिन नकवी साहब का ये स्टेटमेंट आया था कि सिस्टम जो है अब नहीं चल सकता और ये कोलैप्स कर चुका है। ऑन दी अदर हैंड पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़े स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिस तरह गुज़श्ता रात भी बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने इसमें कहा था कि नहीं, ज़ोर ज़बरदस्ती का फ़ैसला हमने ना कल माना और ना अब मानेंगे। तो इस पर आपका क्या टेक है? देखिए मोहसिन नकवी ने कोई फैसला नहीं करा है, जी जो वो नहीं, कहना कि फैसला हम नहीं फैसला किया, मानेंगे नहीं मानेंगे। मोहसिन नकवी ने जो बात करी है वो बहुत ही इंतहाई जी हकीकाना बात करी है। हम्म, उन्होंने कहा भाई सिस्टम बैठ चुका है, जी इसमें कोई शक नहीं कि सिस्टम आकर बैठ चुका है, बिल्कुल ठीक है ना। और उन्होंने कहा भाई अगर आप चेंजेस नहीं लाएंगे तो आपका, अगर आप अपने ये जो बैठा हुआ सिस्टम है अगर आप इन सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे तो आप सारी जिंदगी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और उनकी बात को आप इससे मैं इंडोर्स करूंगा कि आप पाकिस्तान का पिछले 20 से 25 साल देख लें तो पाकिस्तान उन बदकिस्मत तरीन मुल्कों में से एक है कि जिसकी मैशत और जिसकी वो तरक्की जो है वो डिक्लाइन में जा रही है। हमारे पड़ोस के ममालिक को देख लें, आप दुबई को देख लें, सऊदी अरब को देख लें, वो हमें बर्बाद करके आज कहाँ से कहाँ चले गए, जी इसलिए कि उनके पास नया सिस्टम था, नया वो था, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास हम डिक्लाइन पे जा रहे हैं, तो हम जी। डिक्लाइन पे क्यों जा रहे हैं कि हमारा सिस्टम बैठ गया है। अच्छा, सिस्टम बैठने की वजह यही है कि जब इतने बड़ी बड़ी आबादियां आपने एक हाथों में दी हुई है तो उसकी वजह से लोगों के पास डेफिनेटली, मैं ये नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी की कोई नीयत खराब होगी या कोई बदनीयत होंगे या कुछ करना चाह रहे, लेकिन एक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक आदमी जब इतने बड़े अवाम का एक वो वजीर आला बन जाएगा या एक आदमी इतने बड़े उसका बनेगा तो डेफिनेटली वो इतना वर्क नहीं कर पाएगा जितना वर्क उसको करना चाहिए, एग्जैक्टली ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें कि एक चीफ मिनिस्टर बन गया और उसको बारिश हो गई, तूफान आ गया, डिजास्टर आ गया, अब उसको विजिट करना है तो वो कराची में विजिट करेगा, हैदराबाद में विजिट करेगा, सक्कर में विजिट करेगा, लाड़काना में विजिट करेगा, दादू में, वो कहाँ कहाँ विजिट करेगा, एग्जैक्टली ठीक है बिल्कुल ना। अब उसके पास, क्योंकि उसके पास तो फंड भी एक जगह पे आया हुआ है, उसकी टीम भी एक ही बनी हुई है, तो जी। वो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जब ये बिट्स एंड पीसेस में हो जाएगा, जब मुख्तलिफ यूनिट बन जाएंगे, बिल्कुल जब ज्यादा यूनिट बन जाएंगे, उन तमाम यूनिट के अलग अलग लोग हेड बन जाएंगे, तो उनके लिए उन इलाकों को और उतने अवाम को देखना, उनको टेक केयर करना, उनको वो करना उनके लिए ज्यादा आसान होगा। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक थैंक यू सो है वेरी राशिद मच साहब, राशिद थैंक यू साहब, सो आपके वेरी वक्त का मच। बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी गुफ्तगू राशिद साहब कर रहे थे और उन्होंने बिल्कुल लास्टली जो बात अभी हो रही थी, वैसे तो सारी बातें बड़ी ज़बरदस्त हैं इकानमी के हवाले से, बट लास्टली जिस चीज़ का उन्होंने हमारा तस्करा किया है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होंगे तो आपके लिए डिलीवर करना आसान हो जाएगा। आसान होगा, that's और very ये true। ज़्यादा पूरी दुनिया में जो है चीज़ प्रैक्टिकल भी है कि अभी जैसे बात हो रही थी कि अगर आपको कहीं पे अगर कोई डिज़ास्टर आता है, कोई खुदा ना करे कोई क्लामिटी आती है, तो आपके पास बहुत सारी अथॉरिटीज़ होंगी सूबाई सतह के ऊपर कि वो जाकर उसको ताकि वो visit कर सिस्टम सकें, को अच्छे से मैनेज मैनेज कर सकें। सके। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी हमारा